वेलकम टू माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिवालिक स्टडी अड्डा। आप सबका एक बार पुनः स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल शिवालिक स्टडी अड्डा पर। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि टीजीटी की जो है पुराने पेपरों को जो है यहाँ पर व्याख्या सहित संपूर्ण हल कराया जा रहा है। तो इस क्रम में आज हम टीजीटी 2010 जो पेपर हुआ था उसमें जो भूगोल विषय का पेपर था उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं क्या पहला प्रश्न। कोरोमंडल तट पर पहला प्रश्न है, कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। प्रश्न है कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो आपको पता है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कोरोमंडल तट कहते किसे हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये आप लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये दक्षिण भारत अगर बनाया है तो आप देखेंगे तो ये वाला जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोमंडल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट बोलते हैं। ठीक है। और अगर हम इससे ऊपर बात करें तो आपको पता है इधर उड़ीसा और इधर आंध्र प्रदेश में जो तट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट बोलते हैं, उत्कल तट भी बोलते हैं। ठीक है। और इधर जो केरल साइड का तट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं, मालाबार तट। ठीक है। ऐसे ऊपर इधर हम बोलते हैं कोंकण तट, मुंबई के पास जो है कोंकण तट, और फिर कन्नड़ तट बोलते हैं ऐसे। ठीक है। तो ये कुछ जो दक्षिण भारत में तट पाए जाते हैं उनके नाम है कोंकण, कन्नड़, मालाबार, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार। प्रश्न पूछा गया है कि कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये कोरोमंडल आपको पता है कि जब हमारी जो मानसून की वर्षा होती है जिसे हम दक्षिणी पश्चिमी कहते हैं तो वो ऐसे जाती है। ठीक है। तो जब ऐसे जाती है तो इस क्रम में तमिलनाडु का हिस्सा छूट जाता है, उस पर वर्षा नहीं हो पाती। लेकिन जब लौटता हुआ मानसून होता है, जैसे हम लोग उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहते हैं, लौटता हुआ मानसून जिसे कहते हैं, वो ऐसे आता है रिटर्न होकर और बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेता है और तमिलनाडु में यहाँ पर वर्षा करता है। तो ये कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है जो कि तमिलनाडु का क्षेत्र पड़ता है। और ये इसका सही उत्तर क्या है, उत्तरी पूर्वी मानसून, या उसको हम लोग लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। ठीक है। आगे प्रश्न हम देखते हैं, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकाल में वर्षा होती है। शीतकालीन वर्षा जो होती है उत्तरी पश्चिमी भारत में वो किस हवाओं के द्वारा होती है। अब आपको पता है कि अगर इसी चित्र में हम आगे बात करें कि अगर हम भारत का मैप बनाया ऐसे, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा हमारा उत्तरी पश्चिमी भारत कहलाएगा, ये वाला हिस्सा। ठीक है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, ये इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो किसके द्वारा होती है। ठीक है। पूछा उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है तो किसके द्वारा होती है, तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी विक्षोभ। आपको पता है कि भूमध्य सागर में जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात उठते हैं या विक्षोभ उत्पन्न होते हैं वो वहां से प्रभावित होते हुए इधर भारत में प्रवेश करते हैं और यहाँ पर वर्षा करते हैं। ठीक है। इस वर्षा को किसके द्वारा होती है, पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा वर्षा होती है। और ये विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं, भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। ठीक है। और ये शीतकालीन वर्षा कही जाती है। आगे प्रश्न है हमारा, कोलकाता में जिसका जो है देशांतरीय विस्तार है 88 डिग्री 30 मिनट। ठीक है। यहाँ पर 30 मिनट होगा, यहाँ पर 88 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। सूर्योदय 6:10 पर होता है। तो मुंबई में 71 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कब होगा, 71 डिग्री पर कब होगा। ठीक है। 71 डिग्री नहीं, यहाँ पर प्रश्न में 73 डिग्री है, 71 डिग्री नहीं है, ये 73 डिग्री है पूर्वी देशांतर पर सूर्योदय का समय कब होगा। तो इसको समझ, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। इसको समझने के लिए थोड़ी सी बात आप कॉन्सेप्ट समझ लें। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी जब 1 डिग्री मूव करती है, आप याद कर लीजिए इस बात को, सवाल सॉल्व हो जाएगा। 1 डिग्री जब मूव करती है तो उसको 1 डिग्री मूव करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए ऐसे ही 15 डिग्री मूव करेगी, 15 डिग्री मूव करेगी तो 15 × 4 कितना हो गया, 60 मिनट। 60 मिनट, या अगर हम बोलें तो 1 घंटा। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, 1 डिग्री घूमने में लेती है 4 मिनट। और 15 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, 60 मिनट या 1 घंटा। इतना ही बस आपको याद रखना है और ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब आपको देखना है कि 88 डिग्री कोलकाता, तो अगर हम लोग ऐसे समझ लें कि मान लीजिए ये 0 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर है। और यहाँ पर मान लीजिए ये पड़ेगा 73 डिग्री और यहाँ पर पड़ेगा ये 88 डिग्री 30 मिनट। ऐसे तो पड़ेगा 0 1 2 3 4 5 6 73। ठीक है। पूर्वी देशांतर, तो इधर हम लोग बढ़ रहे हैं तो इधर पूर्व होगा, ये भी पूर्व होगा। ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब ये पूछ रहा है कि 88 डिग्री पर जो सूर्य उदय होता है वो 6:10 पर होता है। यहाँ पर 6:10 पर होता है। तो यहाँ पर कितने बजे होगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 88 डिग्री से 73 डिग्री को माइनस करना, कितना बचेगा। तो आप 88 में से 73 डिग्री जब माइनस करेंगे तो आपको पता है 7 और 8 15, 15.5 डिग्री बच रहा है। कितना, 15 डिग्री 30 मिनट। ठीक है। इतना इन दोनों के बीच अंतर है। अब यहाँ से यहाँ तक जब पृथ्वी मूव करके आएगी तब तो सूर्योदय यहाँ पे होगा।
मान लीजिए सूर्य यहाँ पर स्थिर है, अगर ये चीज़ यहाँ पर आएगी सूर्य के नीचे तब तो यहाँ पर सूर्य उदय होगा, तो इतना मूव करेगी, कितना 15 डिग्री 30 मिनट मूव करेगी। तो अब 15 डिग्री आपको पता है 15 डिग्री मूव करने में हमारी पृथ्वी कितना समय लेती है, 1 घंटा। तो इसका मान सीधे सीधे पता चल गया आपको, 1 घंटा, ठीक है। और 30 मिनट और है। अब आपको पता है कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लेती है, तो 30 डिग्री मतलब ये तो हाफ डिग्री हुआ, 30 डिग्री का मतलब हाफ डिग्री, तो इसको घूमने में कितना लगेगी, 2 मिनट लेगी, ठीक है। तो 1 घंटा और 2 मिनट का समय लेगी इस दूरी को पार करने में पृथ्वी। और यहाँ पर 6:10 है, तो हम इसमें ये समय ऐड कर देंगे, तो 6 और 1 7, 10 और 2 12, तो 7:12 पर जो सूर्योदय का समय होगा कहाँ पर, मुंबई में। तो हमारा तीसरा विकल्प जो है वो सही होगा, क्या, 7:12, ठीक है। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा ध्यान रखकर दीजिए कि कौन सा उत्तर सही है। अब अगला प्रश्न है कि उष्ण मरुस्थलों का विस्तार पश्चिमी छोर पर है, पश्चिमी छोर पर है। वायु भार पेटियां मौसम के उत्तर दक्षिण खिसकती हैं। देखिए बात ये भी सही है, बात ये भी सही है, लेकिन कारण इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि उष्ण मरुस्थलों का विस्तार पश्चिमी छोर पर बिल्कुल सही है। आप किसी भी महाद्वीप में देख लें, अफ्रीका महाद्वीप में देख लें, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में देख लें, एशिया महाद्वीप में देख लें, सब में दक्षिण के ही पश्चिम में ही है। लेकिन उसका कारण ये नहीं है कि उत्तर दक्षिण किसका होता, उसका कारण ये होता है कि जो वर्षा होती है हमारी, वो वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की तरफ घटती जाती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ घटती जाती है, और पश्चिम तक पहुंचते पहुंचते वर्षा की मात्रा या वायु में नमी की मात्रा बिल्कुल कमी हो जाती है, इसलिए वहां पर वर्षा नहीं हो पाती तथा मरुस्थलों का विकास होने लगता है। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण है कि अधिकांशतः मरुस्थल है वो जो है उच्च वायुदाब के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आपको पता है जहाँ हवाएं नीचे उतरती होंगी वहां पर वर्षा कम होने की संभावना होती है। तो ये उसके प्रमुख कारण होते हैं, ना कि वायुभार पेटियों का खिसकाव के कारण, ठीक। तो ये कथन तो दोनों सही, कथन और कारण बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी ये व्याख्या नहीं कर रहा, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, किस नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी संकीर्ण घाटी को कहते हैं। कोई नदी है, आपको पता है जब हम नदी का अपर्दन चक्र पढ़ेंगे तो उसमें हमको जो है महाखड्ड मिलेगा। महाखड्ड का मतलब एक ऐसी सकरी तंग घाटी जो वी आकार का निर्माण करती है, और इनके जो ढलान है बहुत खड़े और तीव्र होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, महाखड्ड कहते हैं। इसको हम बी आकार की घाटी कह सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, महाखड्ड, चौथा इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला है भूकंप की प्रबलता मापी जाती है। भूकंप की प्रबलता मापी जाती है किसके, कई बार प्रश्न पूछा जाएगा, रिएक्टर के द्वारा मापी जाती है। आप पुरानी वीडियो देखेंगे तो उसमें पूरी तरह से व्याख्या किया गया है कि रिएक्टर मापनी क्या होती है, ठीक है, किस तरह ये काम करती है और कौन से नियम के आधार पर काम करती है, ठीक है। तो अगले हम विकल्पों पर अगर विचार करें, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से हम क्या करते हैं, वायु की दिशा नापते हैं। एनीमोमीटर से क्या करते हैं, वायु की दिशा नापते हैं हम, ठीक है। अगला क्या, वर्नियर मापनी द्वारा हम क्या करते हैं, रेखीय दूरी मापते हैं। क्या नापते हैं, रेखीय दूरी मापते हैं, ठीक है, वर्नियर मापनी उदाहरण। अगला क्या, प्लेनीमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, प्लेनीमीटर के द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। किसका, मानचित्र का कोई मानचित्र है हमारे पास, मानचित्र का हम क्या ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न तो हमारे पास आया था, भूकंप की प्रबलता मापी जाती है किसके द्वारा, रिएक्टर पैमाने के द्वारा। लेकिन ये जरूरी थोड़ी कि यही प्रश्न हर बार रिपीट करे, हो सकता है अगली बार पूछ दे मानचित्र का क्षेत्रफल किसके द्वारा नापा जाता है। तो हमें अलग से पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, हमारे विकल्पों से ही हमें प्रश्न मिल जा रहा है। बस यही इस जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ या जो मैंने श्रृंखला शुरू करी है, यही इसकी एक खास बात है कि इसके सभी विकल्पों पर हम विचार कर लेते हैं कि क्या है ये विकल्प, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सहारा में प्रभावित होने वाली गर्म व शुष्क पवन कहलाती है। सहारा में प्रभावित होने वाली गर्म व शुष्क पवन कहलाती है। तो इसका सही उत्तर क्या है, सिरक्को। उसको क्या कहते हैं, सिरक्को। अब आपको यहीं पे बताते चलें कि सिरक्को जो है, अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें, ये आप दक्षिण अफ्रीका देखेंगे ऐसे, दक्षिण अफ्रीका में ये सहारा का मरुस्थल है, सहारा के मरुस्थल से इटली की तरफ प्रभावित होती है ऐसे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो गर्म और शुष्क पवन है। अब चूंकि मरुस्थल से जा रही तो शुष्क होगी, गर्म भी होगी, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पर मिस्र देश पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर लीबिया पड़ता है, लीबिया के बाद आपको पता है अल्जीरिया पड़ता है, अल्जीरिया के यहाँ साइड में आपको पता है छोटा सा देश ट्यूनीशिया है और मोरक्को है, ऐसे 4 देश अफ्रीका के। तो इन देशों में इस पवन को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब जैसे मिस्र की अगर हम बात करें तो मिस्र में इसी पवन को हम किस नाम से जानते हैं, खमसिन नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या नाम है इसका, खमसिन, ठीक है। और अगर हम बात करें लीबिया में, लीबिया जो हमने दूसरा देश बताया, लीबिया में हम इसको क्या कहते हैं, गिबली कहते हैं इसको। लीबिया में हम इस पवन को क्या कहते हैं, गिबली कहते हैं लीबिया में, ठीक है। उसके ट्यूनीशिया जो यहाँ पे मैंने देश बताया, ट्यूनीशिया,
ट्यूनीशिया में इसको क्या कहा जाता है, चिली कहा जाता है इसको। वैसे चिली एक देश भी है, लेकिन चिली पवन का भी नाम है। ट्यूनीशिया में सिरक्को पवन को क्या कहा जाता है, चिली कहा जाता है। और स्पेन में जब ये यूरोप में पहुंच जाती है तो इसी पवन को लेवेज कहा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं लेवेंट भी लिखा मिल जाएगा, लेवेंच या लेवेट भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और ये सिरक्को ही है जो कि अफ्रीका से इटली की तरफ प्रवाहित होती है और कैसी गर्म एवं शुष्क पवन है, ठीक है। ये तो चर्चा होगी सिरक्को के बारे में। फान के बारे में अगर हम बात करें तो फान आपको पता है कि ये कैसी पवन है, गर्म पवन है, गर्म पवन है। और ये जो आल्पस पर्वत है उसके सहारे नीचे उतरती है ऐसे, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की तरफ नीचे उतरती है। फ्रांस और इटली में प्रभावित होने वाली ये पवन है, ठीक है। अगर हम चिनूक की बात करें तो ये आपको पता है रॉकी पर्वत से ऐसे उतरती है नीचे, पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ मैदानों में आती है। हिमवच्छी पवन भी इसको कहा जाता है, हिमवच्छी पवन। ये भी क्या, एक गर्म पवन है, ठीक है। अगर हम मिस्ट्रल की बात करें तो मिस्ट्रल एक ठंडी पवन है, ठीक। मिस्ट्रल एक ठंडी पवन है। ये आल्पस पर्वत से भूमध्य सागर की तरफ प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये चारों विकल्प की बात हो गई। अगला प्रश्न हम देखें, निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से प्रभावित होने वाली जो है जल राशि को क्या कहते हैं। तीव्र गति से प्रभावित होने वाली जल राशि को क्या कहते हैं। तो विकल्प दिए गए अपवाह, ठीक है, ड्रिफ्ट, हिंदी बहा भी बोलते हैं इसको कहीं कहीं, ठीक है। आपको लिखा मिल जाएगा बहा केवल, ठीक है। ड्रिफ्ट अंग्रेजी याद रखिएगा, करंट और स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम तो काट दीजिए, वैसे ही आपने पता होगा ना, ड्रिफ्ट, करंट और स्ट्रीम, इन्हीं में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो ड्रिफ्ट तो ऐसा है निश्चित दिशा और उनकी निश्चित गति हो या तीव्र गति, ये तो वैसे ही गलत। दो बातें पड़ती हैं, एक अपवाह पड़ता है, एक विशाल धारा पड़ता है। तो इन दोनों में बस यही अंतर है कि जो करंट होती है वो निश्चित सीमा और निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए आपको बताएं कि उत्तरी विषुवतीय धारा, ठीक है, एक निश्चित दिशा है और निश्चित धारा, ठीक है, निश्चित सीमा में बह रही है। इसी को हम क्या कहते हैं, अपवाह या करंट कहते हैं। आपने सुना होगा उत्तरी विषुवतीय धारा, ठीक है। और विशाल धारा या स्ट्रीम जैसे गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, ये इनकी जो है दिशा भी ऐसे निश्चित नहीं है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। अगर हम आपको चित्र में बताएं, जैसे मान लीजिए ये उत्तरी अमेरिका मान लीजिए और ये दक्षिणी अमेरिका मान लीजिए और ये विषुवत रेखा है। तो उत्तरी विषुवतीय रेखा की धारा ऐसे बहती है, फिर यहाँ से गल्फ स्ट्रीम धारा बहना शुरू करती है और ऐसे बहते बहते एकदम आगे तक चली जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। उसके बाद उत्तरी प्रवाह कहने लगते हैं उसको, ठीक है। लेकिन इनकी दिशा भी कहाँ निश्चित है कि कोई निश्चित दिशा में नहीं बह रही ना। पहले उत्तर की तरफ बहती हैं, फिर उत्तर पूर्व की तरफ बहने लगती हैं, फिर पूरी तरह से पूर्व की तरफ मुड़ जाती हैं। जबकि जो अपवाह होते हैं, करंट होते हैं, इनकी दिशा एकदम निश्चित होती है कि ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती होंगी या पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती होंगी, तो इनको करंट कहा जाता है, ठीक। ये जो विशाल धारा होती है ये नदी की भांति होती है, ठीक है, नदी की भांति होती हैं और तीव्र गति से और निश्चित जो है सीमा में नहीं और निश्चित दिशा भी इनकी नहीं होती है, लेकिन तीव्र गति से बहती हैं। जबकि जो करंट होती है इनकी दिशा और सीमा निश्चित होती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। जेट स्ट्रीम तो आपको पता ही है, पवन संचार है, तो इसको तो विकल्प वैसे ही कट जाएगा। अपवाह क्या होता है, ये मंद गति से हवा के प्रभाव से, जैसे मान लीजिए कोई जल है, जल के ऊपर जब हवा चलेगी, ठीक है, तो जल के ऊपर जब हवा चलेगी, मान लीजिए जैसे कोई सतह है, इसके ऊपर जल, अब कोई हवा चल रही तो इस हवा के संपर्क में जो ऊपरी जल प्रभावित होने लगता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये तो अलग ही बात हो गई। हालांकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि करंट में और स्ट्रीम में, लेकिन आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, विक्षेप बल कोरियोलिस फोर्स उत्पन्न होता है किसके द्वारा। वायुदाब के अंतर के द्वारा, बिल्कुल नहीं। तापमान के अंतर के द्वारा नहीं। उच्चावची विषमता के द्वारा नहीं। आपको पता है वायुदाब के अंतर से तो हवाओं की उत्पत्ति होती है, ठीक है। पृथ्वी के परिभ्रमण से, मतलब पृथ्वी का अपनी जो है धुरी पर घूमने की वजह से एक बल उत्पन्न होता है, वो एक विक्षेप बल होता है, जिसको हम कोरियोलिस बल भी कहते हैं, क्योंकि कोरियोलिस महोदय ने इसकी सबसे पहले खोज की थी, इसलिए इसको विक्षेप बल या कोरियोलिस बल भी कहा जाता है। पृथ्वी के परिभ्रमण से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गंगोत्री क्या है। दक्षिण गंगोत्री क्या है, ठीक है। तो दक्षिण गंगोत्री क्या है, इसका चौथा विकल्प है अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो केवल दक्षिण गंगोत्री नहीं, इसके दो और हैं, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री तो है ही, विकल्प में आपको मिल ही गया है प्रश्न में, दक्षिण गंगोत्री। अगला है मैत्री और भारती। ये तीन जो है वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हैं, कहाँ बनाए गए, अंटार्कटिका में बनाए गए हैं, ठीक है। अब आप क्या करिएगा, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लीजिएगा। डिटेल क्या, क्योंकि जरूरी नहीं हर बार यही पूछे। डिटेल में आप क्या पढ़ सकते हैं कि इनकी स्थापना कहाँ हुई और इनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है,
ठीक है, तो आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा कि दक्षिणी गंगोत्री कहाँ पे स्थित है, मैत्री कहाँ पे स्थित है, भारती कहाँ पे स्थित है और किस किस सन में इनकी स्थापना की गई है। ठीक है, सबसे पुराना कौन सा है, सबसे नया कौन सा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कारण को ध्यान में रखकर दिए गए कूट का सही उत्तर। हिमालय पर्वत शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाली पवनों से भारत की रक्षा करता है। बिल्कुल सही बात है, आपको पता है, अगर हम भारत की स्थिति ऐसे थोड़ा सा रफली बनाएं, ठीक है, तो ये हिमालय है यहाँ पर। अब उत्तर से जो पवनें आती हैं इनकी रक्षा करता है, लेकिन रक्षा क्यों कर पाता है, क्यों, क्योंकि ये सर्वोच्चतम या सर्वोच्च नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी है। हालांकि बलित होती या नहीं होती उससे कोई फर्क नहीं है, सर्वोच्च है इसलिए रक्षा। अब यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं अगर, तो क्या रक्षा कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते। तो हिमालय विश्व की सर्वोच्चतम एवं नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी, ये कथन भी बिल्कुल सही है, लेकिन चूंकि ये रक्षा इसलिए कर पाता है क्योंकि ये ऊंचा है। अगर ऊंचाई नहीं होती तो रक्षा नहीं कर पाता, भले नवीनतम होता और भले बलित होता। तो इस बात से कोई लेना देना नहीं, लेना देना हमारा किस बात से, सर्वोच्च से है, ऊंचा है, इसीलिए ये जो शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाली पवनें होती हैं उनसे रक्षा कर पाता है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है, कथन और कारण सही है, और उसकी ये व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि ऊंचाई अधिक होने की वजह से ही दक्षिण से शीत ऋतु में आने वाली, उत्तर से शीत ऋतु में आने वाली हवाओं से भारत की रक्षा हो पाती नहीं। तो भारत भी अन्य देशों जैसे चीन है, अमेरिका है, ये देश शीतकाल में जम जाते हैं, बर्फ पड़ती, वैसे भारत में भी ऐसा हो सकता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। प्रश्न है, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। कई बार बता चुके हैं, लवणता से मैंने चर्चा करी, लेकिन फिर भी समझते हैं कि जैसे लवणता कैसे नापते हैं, क्या होती है। 1000 ग्राम जल लीजिए आप, 1000 ग्राम जल लीजिए, और उस 1000 ग्राम जल लीजिए, उस जल में जितने भी लवण घुले होंगे उसी को, उस जल की क्या कहा जाएगा, लवणता कहा जाएगा। ठीक है, इसको लवणता को प्रदर्शित करने के लिए आपको पता है इस तरह से हम चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिशत नहीं होता है, लवणता को प्रदर्शित करने का चिन्ह होता है 1000 ग्राम जल में उपस्थित लवण की मात्रा जो है लवणता कहलाती है। अब सभी महासागरों की लवणता अलग है, इवन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की भी लवणता अलग अलग है। तो हम बात कर लेते हैं कि जो सर्वाधिक है, सर्वाधिक इन विकल्पों में किसकी है, मृत सागर की है। मृत सागर की कितनी है, 238 के आसपास है मृत सागर की लवणता है। अगर हम काला सागर की बात करें तो काला सागर की लवणता केवल 15 से 18% नहीं है, लवणता है ये। ठीक है, और अगर हम लाल सागर की बात करें तो लाल सागर की जो लवणता है वो 37 से 41 के आसपास है। ठीक है, ये हो गई। अब अगर हम सभी महासागर पूरे पृथ्वी पर जितने उनकी औसत लवणता की बात करें तो उनकी औसत लवणता सभी महासागरों की 34.75 है। ठीक है, अब इसका मतलब हुआ कि 1000 ग्राम जल में 34.75 लवण घुले हुए हैं, मात्रा में लवण घुले हुए हैं। अगर हम यहीं पे बात कर लें उत्तरी गोलार्ध में जो समुद्र पाए जाते हैं उनकी लवणता कितनी है, तो उनकी लवणता 34 है केवल। ठीक है, अगर हम वहीं पे दक्षिणी की बात करते हैं, साउथ की बात कर लें तो 35 है। ठीक है, अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिणी गोलार्ध की लवणता उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक है। हाँ, तो बिल्कुल अधिक है, दक्षिणी गोलार्ध की 35 है और उत्तरी गोलार्ध की 34 है। तो प्रश्न स्टेटमेंट के तौर पे भी बन सकता है, प्रश्न फैक्ट के तौर पर भी बन सकता है। ठीक है, तो लवणता से संबंधित आपको समझ में आ गई बात। आगे हम देखते हैं, प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्राड बैंक स्थित है। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्राड बैंक स्थित है। अगर हम फिर से एक चित्र बनाएं आपको समझने के लिए, कि मान लीजिए ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है, और इधर ऐसे यूरोप बना देते हैं समझने के लिए, ये इधर अफ्रीका। ठीक है, तो जो उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट है, जहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, न्यू फाउंडलैंड पाया जाता है, यहाँ पर एक द्वीप आपको पता है। इसके आसपास जो क्षेत्र है, इसी के आसपास जो क्षेत्र है, यहीं पे क्या मिलता है, ग्राड बैंक मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है महासागरीय उच्चावच जो होते हैं, उथले भाग होते हैं, मत्स्य पालन के प्रमुख केंद्र हो जाते हैं, और यहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराओं का आपस में मिलन होता है। मिलन होने की वजह से वहाँ पर कोहरा उत्पन्न होता है, और मछलियों का जो भोजन होता है प्लैंकटन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर मछलियाँ अधिक मात्रा में मिलती हैं। तो मछली प्रमुख मत्स्य क्षेत्र होते हैं ये कौन, ग्राड बैंक के थोड़ा सा साउथ की तरफ अगर हम आएंगे तो आपको मिलेगा जॉर्जिस बैंक, जिसको हम बोलते हैं, वो भी यहीं पर स्थित है। और किस महासागर में स्थित है, अगर हम बात करें तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगर और बात करें तो हम किस में बात कर लेंगे, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, ऐसे ही एक कभी कभी पूछता है ग्राड बैंक के अलावा डागर बैंक की बात करते हैं। तो डागर बैंक आपको पता है कि इधर यूरोप और ब्रिटेन के, ग्रेट ब्रिटेन के बीच एक सागर है जिसको हम क्या कहते हैं, उत्तरी सागर। ठीक है, उत्तरी सागर में या ब्रिटेन के आसपास का जो क्षेत्र स्थित है उसको हम क्या कहते हैं, डागर बैंक बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी मत्स्य उत्पादक क्षेत्र है, छिछले क्षेत्र होते हैं, मछलियों की भरमार रहती है,
और प्रमुख वंशज क्षेत्र कहलाते हैं। ग्राड बैंक हो गया, जॉर्जिस बैंक हो गया, डागर बैंक हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है? प्रश्न देखिए दिया भी है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर भी दे सकता था, अब चूंकि उन्होंने थोड़ा डीप कर दिया तो उत्तरी अटलांटिक महासागर लिख दिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, मंगोलाइट्स प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र माना गया है। मंगोलाइट्स प्रजाति के उत्पत्ति का क्षेत्र माना गया है, ठीक है। तो सभी लोगों को पता है मध्य एशिया में मंगोलिया देश है, मंगोल प्रदेश है, तो वहां से मंगोलाइट्स की उत्पत्ति का क्षेत्र माना गया है। इसके बारे में अगर हम बात करें कि दक्षिण एवं मध्य भारत को छोड़कर, बात समझिएगा, दक्षिण एवं मध्य भारत को छोड़कर संपूर्ण एशिया में, दक्षिण एवं मध्य भारत को छोड़कर संपूर्ण एशिया तथा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में लगभग जो प्रजाति पाई जाती है वो मंगोल प्रजाति ही है, ठीक है। अब आप ये मत कहिए कि जो पलायन होकर के वहाँ चले गए हैं, मान लीजिए यूरोप से कुछ लोग चले गए हैं, ठीक है, वो नहीं, जो मूल में जो लोग पाए जाते हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है, तो वो किससे संबंधित होते हैं? मंगोल से ही संबंधित होते हैं। लेकिन दक्षिण भारत और मध्य भारत छोड़ दीजिए तो पूरी जो एशिया बचती है उसमें, ठीक है, मूल जो लोग हैं वो मंगोल प्रजाति के हैं, और उत्तरी अमेरिका में भी और दक्षिणी अमेरिका में भी, ठीक है। अब जो पलायन करके पहुंच गए उनकी बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। तो मध्य एशिया इनका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जापान का मैनचेस्टर कहलाता है? तो जापान का मैनचेस्टर कौन सा कहलाता है आपको पता है? ओसाका को क्या कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर। ऐसे हम एक वीडियो बनाएंगे सभी नगरों से संबंधित जो होगी कि किसको मैनचेस्टर कहा जाता है, किसको पिट्सबर्ग कहा जाता है, क्योंकि भारत में भी ऐसे हैं, रूस में भी ऐसे हैं, जापान में भी ऐसे हैं, चीन में भी, तो ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं, वो कन्फ्यूजन हो जाता है बाद में जब एग्जाम में आता है, तो उसका एक वीडियो बना देंगे जिससे बहुत आसानी से याद रहेगा, ठीक है। अब अगर हम यहीं पर बात करें तो जापान का मैनचेस्टर तो आपको समझ में आ गया, ओसाका को कहा जाता है। जापान का पिट्सबर्ग भी एक प्रश्न आता है कि जापान का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है? तो पिट्सबर्ग का सही उत्तर क्या है? युवाता जापान के एक नगर है, उसको जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। अच्छा, जापान का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? ठीक है, जापान का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है नगोया को। नगोया एक जापान का देश है, जापान का शहर है, उसको क्या कहा जाता है? डेट्रॉइट कहा जाता है। अब आप कमेंट करके बताइए कि डेट्रॉइट किस देश में स्थित है और किस झील के तट पर स्थित है, तो आपको समझ में आ जाएगा तैयारी आपकी कितनी है। निम्नलिखित में कौन खनिज तेल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? कौन सा इनमें से खनिज उत्पादन या खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है किरकुक। किरकुक जो है तेल उत्पादन क्षेत्र है, तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पड़ता है? इराक में, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इराक का और किरकुक, ठीक है। इसके अलावा इराक में बसरा, ठीक है, मोसुल, ये भी दो अन्य महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं इराक के। तो किरकुक ही नहीं, अगली बार हो सकता है बसरा मिल जाए या मोसुल मिल जाए, तो यहीं पे हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अलग से पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि सारे एक साथ पढ़ने पड़ते हैं और यहाँ पर स्पेशल मिल जाते हैं। तो किरकुक, इराक में हमें 3 क्षेत्र मिल गए, किरकुक, बसरा, मोसुल, ठीक है। अगर हम यहीं पर बात कर ले, के प्यार जो है ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में आप देखिएगा कहाँ पे है मैप में, के प्यार, ये किस लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। सीधे सिंगल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि के प्यार प्रायद्वीप कहाँ स्थित है, के प्यार प्रायद्वीप किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो करागांडा तो सभी लोगों को पता ही है, आप बताइएगा कमेंट करके, बहुत प्रसिद्ध है, 50 बार एग्जाम में पूछा गया। करागांडा किस देश में स्थित है? पहला, दूसरा, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? किस चीज के लिए प्रसिद्ध है करागांडा, ठीक है। तो हमने 2 बता दिए, तीसरा आप बताइएगा। तो अगला प्रश्न की हम बात करें, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि ये मिलान करना है, इसमें कौन सा देश में क्या उत्पादित होता है। अब चूंकि प्रश्न हम 2010 का सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है, 2010 में आंकड़े अलग रहे होंगे, इसलिए मैंने कहा संपूर्ण व्याख्या है इसमें और करंट आंकड़ों के अनुसार हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले जूट की बात करें, अब जूट का उत्तर इसमें बांग्लादेश दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल सही है बांग्लादेश। लेकिन अगर हम जूट की बात करें तो जूट उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, दूसरा स्थान किसका है? बांग्लादेश का है। दूसरा स्थान किसका? बांग्लादेश का है। तीसरे स्थान की भी बात कर ले अगर हम, तो चीन का तीसरा स्थान आता है। अब देखिए विकल्प में ना भारत आपको मिला और ना चीन मिला, बांग्लादेश मिला, तो आप बांग्लादेश सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो करंट डाटा के अनुसार पढ़ना है, तो ये डाटा बहुत बदलते रहते हैं, एग्जाम से पहले आपको नवीनतम आंकड़े पढ़ करके जाना ही पड़ेगा, तभी आपका प्रश्न सही होगा, क्योंकि अगर आपने पुराने डाटे के अनुसार क्लिक कर दिया उत्तर तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम गन्ना की बात करें, ठीक है, तो गन्ना उत्पादन में सबसे पहला स्थान किसका? आप लोगों को पता है, ब्राजील का, ठीक है, ब्राजील का है। अब ब्राजील विकल्प में ही नहीं है, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, तो हमें दूसरा लिंक लगाना पड़ेगा। ब्राजील के बाद किसका स्थान आता है? भारत का आता है, भारत भी विकल्प में नहीं है। तीसरा स्थान किसका आता है? चीन का, चीन भी विकल्प में नहीं है। अब आप क्या करेंगे कि सही, तो क्वेश्चन गलत हो रहा है कि गन्ना का उत्पादन मिल ही नहीं रहा है। अब चूंकि हो सकता है 2010 के आधार पर दिया गया है, लेकिन आपको पता है कि चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है, ठीक है। तो
हम किसके साथ इसका मिलान कर देंगे, गन्ने के साथ इसका मिलान कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है गेहूं। गेहूं उत्पादन में आपको पता है पहला स्थान किसका है, चीन का है। दूसरा स्थान किसका है, भारत का है। ठीक है, चीन, भारत, उसके बाद रूस का है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इनमें से कोई भी विकल्प में स्थित नहीं है, इनमें से कोई भी विकल्प में स्थित नहीं है। लेकिन ये 2010 का प्रश्न है, तो हो सकता है उसमें कुछ और रहा हो, लेकिन इस आधार पर जब कुछ नहीं मिल रहा है तो हम अगला प्रश्न फिर देखेंगे। इसको अभी स्टॉप कर लेंगे। कपास, कपास उत्पादन में आपने मिस्र का नाम कहीं ना कहीं से तो सुना ही होगा, क्योंकि अच्छी या मध्यम रेशे की कपास जो है मिस्र में पैदा होती है। ठीक है, तो कपास जो है ऑस्ट्रेलिया में पैदा नहीं होती है, कपास मिस्र में पैदा होती है। तो बचा क्या, गेहूं ऑस्ट्रेलिया में पैदा होता है। ठीक, ऐसे करके हम, या जब हमने दो मिलान कर लिए हो सकता है तीसरा चौथा में मिल जाए, क्योंकि जो करंट डाटा है उसमें ना ऑस्ट्रेलिया का स्थान है ना मिस्र का स्थान। कपास उत्पादन में अगर हम डाटा फ्लक्चुएट अभी जो हुआ है उसके आधार पर, तो कपास उत्पादन में कहा जा रहा है कि भारत जो है नंबर 1 पे हो गया है। कपास के बीज उत्पादन में तो भारत नंबर 1 पहले से था, अब ऐसा डाटा देखने को मिल रहा है कि कपास उत्पादन में भारत का पहला स्थान। अब चूंकि चीन और भारत के साथ कपास उत्पादन में बहुत ही तगड़ी प्रतियोगिता है, तो डाटा बहुत जल्दी बदलता है। तो आप एग्जाम जब हो तो उससे पहले ये बात कंफर्म करके जाइएगा कि कपास उत्पादन में किसका स्थान प्रथम पे है। ठीक है, बाकी ये गन्ना और जो है, गन्ना भी नहीं बदलने वाला है, गेहूं भी नहीं बदलने वाला है। ठीक है, जूट भी नहीं बदलने वाला है, लेकिन ये जो कपास है और ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर है, कौन सा कथन सही है, इसका 2 नंबर वाला जो प्रश्न है का विकल्प है वो जो है सही नहीं है। मलिन बस्तियों को दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी नहीं कहा जाता है, मलिन बस्तियों को स्लम एरिया या कटरा कहा जाता है। कहाँ, दिल्ली में क्या कहते हैं, स्लम एरिया, स्लम एरिया या कटरा कहा जाता है। कहाँ, दिल्ली में। अब चूंकि आप लोगों को पता है मलिन बस्तियों को मुंबई में चाल कहा जाता है, मलिन बस्तियों को कोला में झोपड़पट्टी कहा जाता है, चेन्नई में चेरी कहा जाता है। चा से चेन्नई, चा से चेरी, आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब आपको पता है कि जो मलिन बस्तियाँ होती हैं वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर एकदम गिरावट, चरम अवस्था पे होती हैं गिरावट के। ठीक है, वहाँ पर समाज और स्वास्थ्य में नैतिक मूल्यों को एकदम पतन हो चुका रहता है। ठीक है, कोई भी सुविधा जो है नहीं उपलब्ध होती है। तो ऐसे ही मलिन बस ऐसे एरिया जो एकदम रहने के लिए अयोग्य होते हैं, अनुपयुक्त होते हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो है हमेशा नैतिक मूल्यों का खतरा बना रहता है, उनको क्या कहा जाता है, स्लम एरिया, मलिन बस्तियाँ या झुग्गी झोपड़ी, झोपड़पट्टी, चाल, चेरी इत्यादि के नाम से जाना जाता है। इनको अलग अलग नगरों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे हम प्रश्न बात करते हैं कि प्रश्न है सांभर तमिलनाडु, लोनार उत्तराखंड, पुलिकट राजस्थान, नौकुचिया महाराष्ट्र। मतलब झीलें हैं और उनको मिलाना है। तो ये तो बहुत सरल प्रश्न है, सभी लोगों को पता है। लोनार कहाँ है, लोनार महाराष्ट्र में है। ठीक है, सबको पता है। ठीक है, सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, नौकुचिया कहाँ है, उत्तराखंड में। पुलिकट कहाँ बची है आपकी, पुलिकट तमिलनाडु और जो है उसकी सीमा पर, आंध्रा की। ठीक है, पुलिकट आंध्रा और तमिलनाडु की सीमा पर। तो बहुत सरल प्रश्न है ये। लोनार जो है महाराष्ट्र में है, पुलिकट तमिलनाडु उसकी सीमा पर है, और जो है नौकुचिया उत्तराखंड में। सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सूर्य के निकटतम ग्रह स्थित है। सूर्य के निकटतम आपको पता है बुध स्थित है। बुध के बाद क्या है, यहाँ पे बुध के बाद शुक्र है। ठीक है, शुक्र के बाद क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, मंगल है। इन 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, या इनको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, या इनको भारी ग्रह भी कहते हैं हम लोग। आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह, बाहरी ग्रह के नाम से जाना जाता है जिनको बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को। तो सबसे नजदीक का कौन सा हो गया, बुध, उसका दूसरे नंबर पर शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, तो यही हमारे चारों विकल्प भी दिए गए हैं। देखिए, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। इनका क्रम भी यहाँ पे याद कर सकते हैं, और इनको पार्थिव ग्रह कहते हैं, इनको भारी ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वायुमंडलीय संरचना में कौन सी गैस का सर्वाधिक भाग है। कौन सी गैस का, कितना सरल प्रश्न है, कौन सी गैस का सर्वाधिक भाग है। तो नाइट्रोजन का सर्वाधिक। अब थोड़ा सा परसेंटेज याद कर लीजिए, क्योंकि पिछली बार ऐसा ही एक प्रश्न पूछ दिया था जो उससे संबंधित था, जनजाति से नहीं, मतलब जनगणना से संबंधित था, उसमें पॉइंट में पूछ दिया था। ठीक है, तो पॉइंट में क्या है, अब नाइट्रोजन को क्या है, 78.08% नाइट्रोजन है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन है 20.95। सामान्यतः हम लोग कहते हैं 78% ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है 21% ऑक्सीजन है। लेकिन अब ऐसा काम नहीं चल रहा है। ठीक है, आर्गन की अगर हम बात करें तो 0.93%। ठीक है, और अगर हम हीलियम की बात करें तो 0.0030 के बाद 5, ये हीलियम की मात्रा उपलब्ध है हमारे वायुमंडल में। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है, सबसे निचली परत कहलाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, क्षोभमंडल। क्षोभमंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्यमंडल, फिर आयन मंडल। ठीक है, तो क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और आयन मंडल। ठीक है, ओजोन मंडल या ओजोन परत किसमें स्थित है, समताप मंडल में ही स्थित है। निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है
निम्न में से कौन सा वायुदाब का केंद्र कहलाता है? तो उसका सही उत्तर क्या होगा? चक्रवात। चक्रवात को निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, आपको पता है कि ऐसे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? लो प्रेशर, और बाहर की तरफ क्या होता है? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर होने की वजह से बाहर से अंदर की तरफ हवाएं चलने लगती हैं। ऊपर भी मैंने बताया था कि वायुदाब में अंतर के कारण ही हवाओं की उत्पत्ति होती है। तो जब हवाओं में अधिक वायुदाब में अधिक अंतर हो जाता है तो हवाओं की उत्पत्ति हो जाती है, और एक केंद्र से बाहर की तरफ हो रही है, अंदर लो प्रेशर होता है, तो इसी बात को हम क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं, ठीक है। और ये उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, इनकी जो हवाओं की जो होती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान तूफान को कहते हैं, कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहा जाता है? ठीक है। तो अगर हम बात करें 2 नंबर हरिकेन, ठीक है, 2 नंबर हरिकेन जो है क्या कहा जाता है? कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को हरिकेन कहते हैं। अगर हम अन्य चक्रवात, भारत में जो उत्पन्न होते हैं उनको चक्रवात कहा जाता है, ठीक है। चीन सागर में जो उत्पन्न होते हैं उनको क्या कहा जाता है? टाइफून कहा जाता है, ठीक है। और चिनूक तो क्या है? एक पवन है, एक हवा है, तो ये विकल्प तो वैसे ही बाहर हो गया, लेकिन चिनूक क्या है? कमेंट करके बता सकते हैं आप चिनूक कहाँ बहती है। अगला प्रश्न है, डोलड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। डोलड्रम शांत पेटी, ठीक है, डोलड्रम शांत पेटी है जो, वो कहाँ स्थित है? तो आपको पता है कि विषुवत रेखा के आसपास या भूमध्य रेखा के आसपास, ये 0 डिग्री है, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में जो क्षेत्र है इसको हम क्या कहते हैं? डोलड्रम कहते हैं, इसको शांत क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 3 नंबर, ठीक है। तीसरा उसका 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के मध्य जो क्षेत्र है इसको हम क्या कहते हैं? डोलड्रम। शांत, यहाँ पर हवाओं का जो है मूवमेंट या गतिशीलता बिल्कुल ना के बराबर रहती है, ठीक है। अगला क्या है? फेरल का नियम संबंधित है। फेरल का नियम संबंधित है, तो ठीक है, वायु संचार से नियम संबंधित है। इसमें क्या है कि आप जो है इसमें हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो ये बात जो बताता है उस नियम को क्या कहते हैं? फेरल का नियम कहते हैं, ठीक है। और ये वायु संचार से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है प्रश्न पूछा है इसने। तो यारडंग आपको पता है कि वायु निर्मित स्थलाकृति है, ऐश्वरी नदी से, नर्मदा नदी ऐश्वरी से संबंधित है। लटकती घाटी हिमानी से संबंधित है। नूनाटक भूमिगत जल से नहीं, नूनाटक भी एक हिमानी निर्मित स्थलाकृति है। ये प्रश्न पिछले भी पेपर में पूछा गया था, आप वहां से इसकी परफेक्ट व्याख्या देख सकते हैं कि अपर्दनात्मक है या अपक्षय से संबंधित है, ठीक है, निक्षेपण से संबंधित स्थलाकृतियां, वहां पे मैंने व्याख्या की, रिपीटेड प्रश्न है ये, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। हिमानी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है। अब देखिए स्ट्रीम शब्द आ गया, अभी ऊपर जो व्याख्या किया था, गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, ये सबको पता, अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। अब लेकिन एग्जैक्ट हमें देखना पड़ेगा कहाँ पे प्रवाहित होती है। प्रशांत महासागर तो वैसे गलत हो गया, आर्कटिक महासागर वैसे गलत हो गया। अब क्या लिखा? आंध्र महासागर के पश्चिमी तट पर, मतलब अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 28 का 2, ठीक है। अगला प्रश्न है, शिकार करने का हार्पून नामक यंत्र प्रयोग किया जाता है। बहुत कई बार रिपीटेड प्रश्न है कि आप हमारा जनजाति से संबंधित जो वीडियो है बनाया उसको समझ लीजिएगा, तो आपको सभी जनजातियों की वो कहाँ पर मिलते हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं, किस लिए वो जाने जाते हैं, सारा कराया गया है, ठीक है। तो आप देखिए, तो हार्पून नामक यंत्र जो है कौन इस्तेमाल करता है? एस्किमो, ठीक है। स्लेज, हार्पून, कयाक, ठीक है, इग्लू, ठीक है, ये सब किससे संबंधित है? एस्किमो से ही संबंधित हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि ये प्रश्न आप कई बार, मतलब सभी एग्जामों में पूछा जा चुका है। आप हमारे जनजाति से संबंधित जो वीडियो है, पहली दूसरी तीसरी वीडियो होगी, आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा, सभी जनजातियों से संबंधित आपको जो है मिल जाएगा। ये खिरगिज मध्य एशिया में पाई जाती है, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में, पिग्मी कांगो बेसिन में पाई जाती है, क्या इनकी विशेषताएं हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, कैसे रहना पसंद करते हैं, सारी व्याख्या की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की ओजोन परत हमें बचाती है। वायुमंडल की जो है ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत कहाँ मिलती है? समताप मंडल में, आपको पता है समताप मंडल में मिलती है। 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनकी सांद्रता इसकी जो है अधिक होती है, तो वो क्या है कि पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रजातियों को उनके निवास स्थल, कितनी बार प्रश्न पूछा जा चुका है, बहु नहीं होगा, ये बद्दू होगा, ठीक है, ये टाइपिंग गलत हो गया है, ये क्या है? बद्दू, ठीक है, बद्दू, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रश्न कई बार रिपीट किया गया। सकाई सबसे साफ साफ दिख रहा है, सकाई कहाँ पाए जाते हैं? मलेशिया में पाए जाते हैं, ठीक है। आप जाकर के अगर हमारी वीडियो देखेंगे, ठीक है, तो आपको इससे संबंधित जो व्याख्या है, सकाई से संबंधित, मलेशिया से संबंधित, बहुत अच्छी करके एक्सप्लेन किया गया है। एस्किमो, अभी प्रश्न ऊपर आया, इसी संबंधित था। उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा क्षेत्र में पिग्मी कांगो बेसिन, बद्दी सऊदी अरब में पाया जाता है। तो प्रश्न पूछा गया था कौन सा सुमेलित
गलत जोड़ा है, तो गलत जोड़ा हमारा कौन सा हो गया, सकाई। सकाई हमारा क्या हो गया, गलत जोड़ा हो गया। सकाई साइबेरिया में नहीं, कहाँ मिलते हैं, मलेशिया में मिलते हैं। ठीक है, तो आज हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, बोरियत आने लगती है लोगों को पढ़ते पढ़ते। इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, और वीडियो को आप अंतिम समय तक देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंतिम समय तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।